नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मन लगा तैयारी भी आप लोगों की चल रही होगी। तो देखिए, यूके पीएससी के कोई भी एग्जाम होते हैं, नेक्स्ट 2026 में जो भी एग्जाम नया कैलेंडर जस्ट आने वाला है, ठीक है। तो इसी के भी लिए मैंने आप लोगों के लिए पहले वीडियो बनाई थी कि ईओ के एग्जाम के लिए कैसे सिलेबस है, तैयारी कैसे करनी है, आरओ के लिए कैसे करनी है। तो उत्तराखंड में देखिए, यूके पीएससी के एग्जाम जो होते हैं, बड़े एग्जाम, आरओ की बात करूंगा मैं, लोअर पीसीएस की बात, अपर पीसीएस की बात या फिर ईओ की बात, ये बड़े लेवल के एग्जाम है और इनको यूकेपीएससी करवाता है। और इसका एक पैटर्न रहता है यूकेपीएससी का, वो अपने पेपरों का जो पैटर्न रहता है ना, सेम बनाता है, ठीक है। तो आज मैं एक चीज स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे यूकेपीएससी का। आज मैं ईओ का पेपर लेके आया हूं, 2023 में जो पेपर हुआ था, कैसा पेपर आता है एक आइडिया मिलेगा आप लोगों को। 200 क्वेश्चन का जीएस का पूरा डिस्कस कराऊंगा यहाँ पे। और आपको ये भी नोट करना पड़ेगा कि करंट अफेयर कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, हिस्ट्री से कहां से कवर कर रहा है, कौन चैप्टर कवर कर रहा है। ऐसे ही अगला वीडियो आरओ को भी लेके आऊंगा, फिर लोअर पीसीएस। अब 2022 21-22 का जितने भी पेपर हुए होंगे तो सभी करवाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कितना पढ़ना है, कितनी चीजों के ऊपर फोकस करना है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इसकी भर्ती 2026 में आ सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आ गई है, आई नहीं है, अभी आ सकती है। तो आपको ये नहीं देखना है कि एग्जाम कौन सा है, एग्जाम भी होगा, आरओ भी आएगा, एआरओ भी आएगा, लोअर अपर के सब होने वाले हैं। ऑलरेडी कैलेंडर में मेंशन है और नया कैलेंडर जल्दी आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पैटर्न को समझने का तरीका कि हम ईओ के पेपर को डिस्कस करेंगे आज। 200 क्वेश्चन जो आते हैं इसमें, वो किस टाइप से हैं और क्या है करके, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप साथ में कमेंट करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए आगे वीडियो लेके आऊंगा कि आपको भी चीजें, बताई हुई चीजें आपको पसंद आती है, आपको एक चीज क्लियर मिलती है कि हाँ, तैयारी इस वे पे यहाँ पे करनी है करके। चलो स्टार्ट करते हैं इसको एक एक करके, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे 2023 का पेपर 26 नवंबर को हुआ था, ठीक है, 2023 में। तो इसको डिस्कस करेंगे, 200 क्वेश्चन लेंगे। देखिए, पीडीएफ ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी पेपर की। मैं हिंदी में कराऊंगा क्योंकि ज्यादा बच्चे हिंदी वाले होते हैं, तो इंग्लिश का भी हम देखते देखते चलेंगे साथ में, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने 1857 में विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। देखिए, 1857 की क्रांति है, वहां से क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट राइट ऑप्शन है आपका बेंजामिन डिजाली। अब जितने भी आप लोगों के लिए वहां पे देखना पड़ेगा कि जिसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, आपको सबको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जहां डिस्कस नहीं करेंगे बीच बीच में, जहां लगेगा वहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। 200 क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने हैं। अगला है, सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो इनका संबंध था यहाँ पे अकाल से संबंध था, ठीक है। अगला है, किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन या ब्लैकमेल कहा था। ठीक है, ये लिंचियागो ने कहा था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखिए, मैं जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ ना, देखिए हिस्ट्री चल रही है अभी, ठीक है। तो हिस्ट्री देखिए, वर्ल्ड जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। तो ऐसे करंट अफेयर भी जो होंगे, आपको एक पेज क्या करना है, रफ पेज में वो भी लिखना है कि हाँ, हिस्ट्री से इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, या पॉलिट ज्योग्राफी से आ रहे हैं, या फिर आपके करंट अफेयर से आ रहे हैं। आपको लिख लेना क्योंकि आपको रोड मैप मिलेगा। जब आपके पास आरओ, एआरओ, लोअर, अपर सभी पेपर जब डिस्कस हो जाएंगे ना, तो आपके पास एक पेपर में होना चाहिए कि हाँ, इस चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन डाल रहा है यूकेपीएससी। ये नहीं है कि इस पेपर, ये कराने का मतलब मेरा यही है एनालिसिस वीडियो की, ये नहीं कि खाली आंसर को टिक करो, नहीं। इससे ये समझना है कि आपको तैयारी कैसे करनी है आगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, पेपर तो आप कहीं से भी कर लेंगे पीवाईक्यू, वो प्रैक्टिस के तौर पे, बट समझना ये जरूरी है कि पेपर कैसे आते हैं करके। अगला है, मुगल काल में मुजाहिरियात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो इसका संबंध है आपका कृषकों के लिए किया जाता था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना यहाँ पे की गई थी फिरोजा तुगलक के। तो देखिए, यहाँ पे मिडल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है। यूकेपीएससी ऑलरेडी यहाँ पे मॉडर्न मिडल हिस्ट्री के क्वेश्चन भी डालती है, ठीक है, जो मध्यकालीन भारत है हमारा। अगला है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है। ठीक है, तो देखिए, शेख मुजुद्दीन चिश्ती की है, निजामुद्दीन औलिया की भी है, शेख नसरुद्दीन की भी है, पर शेख फरुद्दीन की दरगाह भारत में नहीं देखने को मिलती है आपको। सातवां है, सजदा और पाबोस की परंपरा किसने आरंभ की थी। ये सबको पता होगा, जब आप बलबन के बारे में पढ़ते हैं तो सजदा और पाबोस की प्रथा बलबन ने शुरू की थी। सब मिडिल ईस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहाला किस भाषा में लिखा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरबी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अरबी भाषा में रिहाला लिखी हुई है इब्न बतूता के द्वारा। तो देखिए, यहां से आपको ना पूरा क्लियर चीजें मिल रही होंगी कैसे क्वेश्चन पूछता है यूकेपीएससी। इतना वन लाइनर टाइप ही पूछता है। देखिए, अभी कुछ चेंज कर सकता है क्योंकि इस बार जो अपर पीसीएस के पेपर हुए थे 2025 में, तो वहां पे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए थे, बट देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। तो आयोग का रहता ही है, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो स्टेटमेंट वाले 20 ही पूछेगा, बाकी 80 क्वेश्चन वन लाइनर ही पूछेगा अभी भी, ठीक है। अगला है 9वां,
तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? चारों की चार आपको पता होनी चाहिए, कभी कुछ भी पूछ सकता है। तो तीसरी जो हुई थी वो मोगलती तिस्सु के सरकार में आप हुई थी, ठीक है। इसका जो कार्यकाल था अध्यक्ष यहाँ पे मोगलती तिस्स था, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, अका अक, आपको ये करना है अका अक किसके कार्यकाल में? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चार भी आपको पता होने चाहिए। पर यहाँ पे अध्यक्ष की बात पूछी गई थी, ठीक है। ये टाइम पीरियड है इनका, राजा कौन थे और अध्यक्ष कौन थे। तीसरे में अशोक के टाइम पे हुई थी तीसरी, और मोगलतिस्सु तिस्स है, ठीक है। तो आपको ऐसी चीजें याद करनी है, तो आगे भी आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। अध्यक्ष अलग है और शासनकाल अलग है, दोनों को आपको याद रखना। अगला है गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो ये थे आपके सातवाहन वंश के थे। 11वां है मिलिंदोपनों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो मिलिंदोपनों जो है इसकी रचना नागसेन के द्वारा की गई थी, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये तो ऑलरेडी आपको पता ही होंगे। अगला है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो जो ये कॉलेज बना था इसके थे सर सैयद अहमद खां थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन है, ऑलरेडी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, दोनों करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अभी। 13वां है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? देखिए तीन थे जो, यहाँ पे पाल भी थे, प्रतिहार भी थे और राष्ट्रकूट भी थे, बट चोल इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोल इसमें नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान के उद्देश्य में जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, उद्देश्य एक ही बार हमारे जो प्रियम्बल है उसमें संशोधन किया गया है, तो यही वाला था और था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में सदस्य की संख्या कौन होते हैं? देखिए अब जो निर्वाचक मंडल है ना, किसका? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिसेंट में हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, जो हमारे संसद होती है, ठीक है, तो दोनों सदनों के, संसद के दो सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के मेंबर यहाँ पे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? अगर नए राज्य हमको बनाने हैं, ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल हम 3 के अकॉर्डिंग हम चीजें बनाते हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? संसद के सदस्य को इनको है, भारत के मंत्रिपरिषद इनको भी होते हैं, महान्यायवादी जो होता है उसको भी होता है, बट राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, और है इनको, और संसदीय विशेषाधिकार यहाँ पे इनको प्राप्त नहीं है, ठीक है। अगला है, देखिए पॉलिटी लगती आसान है, बट जब क्वेश्चन सामने होते हैं ना आपके पास, आपको चीजें कंफ्यूज करती है, इसलिए पॉलिटी को हल्के मत लेना। लगती है आसान पॉलिटी, बट जब क्वेश्चन फ्रेम होकर आते हैं ना तो वहां पे अच्छे खासे लोग हिल जाते हैं, ठीक है। 18वां है लोक लेखा समिति के में राज्यसभा के निम्न में से किन सदस्य होते हैं? देखिए जो लोक लेखा समिति होती है ना, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं, बट यहाँ पे हमको पूछा गया राज्यसभा के कितने सदस्य टोटल होते हैं? इसमें 22 होते हैं, ठीक है। टोटल जो मेंबर होते हैं 22 होते हैं, तो राज्यसभा की बात करेंगे तो 7 होते हैं और लोकसभा के यहाँ पे 15 होते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले यहाँ पे पीसीएस का पेपर हुआ था एक, वहां पे लोकसभा के मेंबर पूछ लिए थे, अब यहाँ पे राज्यसभा पूछ लेते हैं, क्वेश्चन तो वहीं से रहे ना, बट हाँ ये है कि थोड़ा पैटर्न भी चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी पूछ सकता है उसमें से। 19वां है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? पहली बार अगर क्वेश्चन ये पूछता है कभी संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो यहाँ पे ना राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये याद रखना है, बट अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए ज्वाइंट सीटिंग जो होती है ना, कुछ कुछ केस के लिए ज्वाइंट सीटिंग करनी होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिक्स डिस्कशन चलता है वहां पे, ठीक है। तो अध्यक्ष की बात करेगा तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, बट बुलाएगा कौन, बोलेगा संयुक्त अधिवेशन, वो आपके राष्ट्रपति बुलाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? आप ध्यान देना, राज्य सूचना आयोग कह रहा है कि सदस्य जो होते हैं इसको नियुक्त कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा, इसकी बात कर रहा है, तो ये करते हैं राज्यपाल करते हैं। और इनको हटाने की बात करेगा तो आप लोग कमेंट बताना है, हटाएगा राज्यपाल या फिर प्रेसिडेंट, आपको बताना है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से? अब आपको पता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो, ठीक है, और एक फंडामेंटल राइट है। अब देखिए फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं, बट अब बात कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये हमारे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इसको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग, और इसको 51A में डाला गया है, याद रखना है। टोटल अभी 11 है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी जहां पे 10 ऐड की गई थी, 11वीं हमारी बाद में ऐड हुई जिसमें हमने एजुकेशन को यहाँ पे
डाल दिया था। 6 से 14 साल तक के बच्चों को यहाँ पे फंडामेंटल एजुकेशन देना करके ये चीजें यहाँ पे डाल दी थी। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। कुछ कुछ ये बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको रिकॉल हो रही होंगी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ठीक है, तो हमारे जो हिमसांग थे, ठीक है, इनको कहा जाता है यात्रियों में राजकुमार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, वीडियो पसंद भी आ रही होगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें आप लोग। 23वां है, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत की जाती है? अनुसूचित आयोग की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ये रहेगा आपका राष्ट्रपति। तो जितनी भी अनुसूचित जाति जनजाति की चीजें जो भी होती हैं, ठीक है, वो सब या फिर यूटीज की जितनी भी बातें होती है वो सब राष्ट्रपति के ऊपर ही होती है डिपेंड। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है? ये तो ऑलरेडी सबको ही पता होगा, उत्तराखंड तैयारी कर रहे हैं आप लोग एग्जाम की, तो ये ऑलरेडी यूसीसी काफी न्यूज में है। तो आर्टिकल 44 यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ध्यान देना, नया उपभोक्ता संरक्षण कह रहा है। ठीक है, नया बोला है, इसको ध्यान देना। आगे ये यहां से चीजें कंफ्यूज होती हैं, आपको पुरानी पता होगी। 2019 हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों पर निर्णय करता है? तो देखिए, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है ना, तो इसका निपटारा करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, राज्यों का उच्च न्यायालय नहीं होगा, इसको ध्यान देना। यहाँ पे होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, 2015 में बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, प्लानिंग कमीशन जो आपका योजना आयोग था उसको रिप्लेस करके यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? अब देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, एक्स ऑफिशियो होते हैं, मतलब कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे आएगा ना, वो डायरेक्टली उसका अध्यक्ष हो जाएगा। इसको एक्स प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, भारत के प्रधानमंत्री होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। और पूछता है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि देखिए नीति आयोग किसके टाइम पे बना है? मोदी जी के टाइम पे बना है, तो इसके पहले अध्यक्ष मोदी जी है। कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण को, देखिए अब वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट हमारे संविधान में कहीं लिखा नहीं है, उसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये आर्टिकल 112 में लिखा है। देखिए, डायरेक्टली आर्टिकल पूछता है यूकेपीएससी, तो आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के लिए जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो 12 सदस्यों को यहाँ पे करते हैं, जो कला के क्षेत्र से, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से आते हैं। जैसे मैं सपोज एग्जाम्पल देता हूँ, क्रिकेट के फील्ड से बात करता हूँ। ठीक है, क्रिकेट में अभी जो आपके सचिन तेंदुलकर है वो राज्यसभा के मेंबर है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स से आते हैं, उनको अपॉइंट किया डायरेक्टली ऐसे ही। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसी चीजों को रिलेट करेंगे तो चीजें आसान रहेंगी। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो देखिए, 280 जो है ना, ये आपका वित्त आयोग से, किससे है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन होता है ना, वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसके बारे में लिखा हुआ है। अगला है, जनहित याचिका को निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? जो पीआईएल होती है ना, वो किस नाम से जानी जाती है? सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका, वर्ग क्रिया याचिका, या फिर यह सभी? तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला ये सभी। तो ये तीनों जो जनहित याचिकाएं होती है, ठीक है, तो सभी होती हैं। अगला है, निम्न में से किस उम्र के बच्चों को लिए अनुच्छेद 21 और यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? ये ऑलरेडी हम इसका कर चुके हैं अभी, जब मैंने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की गई थी और फंडामेंटल राइट भी ऐड किया गया था। ठीक है, तो 6 से देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे 14 लिखा है। आपको याद रखना है 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और कभी भी ना ऐसे जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें हमेशा एक चीज ध्यान देना, एग्जामिनर क्या करता है गलत करवाने के लिए? देखिए, यहाँ भी 14 साल, अगर बहुत से बच्चे अगर जल्दीबाजी में 14 देखते हैं, यहाँ टिक कर देते हैं, इसलिए लास्ट में जो राइट होता है ना, इस ऑप्शन को लास्ट में डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ तक कोई पहुंचे ना, ऑलरेडी पहले गोला भर दे। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, 6 से लेकर 14 साल तक के। ये आपका फंडामेंटल राइट भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, और ये आपका डीपीएसपी में भी है। अब आप लोग कमेंट बताना है, डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज है हमारी, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, इसमें कौन से पे यहाँ है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को सर ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पढ़ाना है? ये आप लोग कमेंट में बताना है, आप लोग ये क्वेश्चन है आज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 33 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये 2016 में किया गया था। निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वें एवं 74वें संशोधन अधिनियम लागू किए गए? देखिए, आपका जो पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी वाला आर्टिकल है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे देखिए साल, इसका ईयर पूछ लिया गया है।
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना क्या कह रहा है, लागू किए गए बात कर रहा है। ठीक है, लागू करने की यहाँ पे बात चल रही है, कब किए गए थे, पास कब हुए थे अलग बात है, लागू कब किए गए थे वो अलग चीज है, तो कंफ्यूज करती है चीजें। ऑप्शन नंबर 1992 हो जाएगा। ठीक है, 35वां है यहाँ पे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहां पर है, तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर भी आ गया, भाग 9 जोड़ा गया था इसमें, आप सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट का। एक चीज आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी ना, देखिए पॉलिटी के ना बहुत से क्वेश्चन भरे पड़े इनने, तो पॉलिटी और पॉलिटी हो गया और आपका हिस्ट्री हो गया और आपका करंट अफेयर हो गया, अगर इन तीनों भी अच्छे से कमांड कर लेते हैं ना, बाकी देखिए स्कीम वगैरह भी आती है, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोनॉमी का है, इसमें इकोनॉमी के 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके थे, तो ज्यादातर पॉलिटी और करंट अफेयर तो आपको अच्छे से ही करना है। ठीक है, बाकी उत्तराखंड भी ऑलरेडी आप लोगों को उत्तराखंड पढ़ी है, उत्तराखंड क्वेश्चन आगे आएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ऑलरेडी हर वीडियो में बताता हूं मैं, 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज डे यहाँ पे बनाते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का अब पुनर्निर्मित नाम क्या रखा गया है, इसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला है, निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ध्यान देना कैलोरी मापदंड की बात करेगा तो योजना आयोग ने इसके बारे में बात की थी, तेंदुलकर समिति उससे ही थी, लकड़वाला भी थी ऑलरेडी, बट यहाँ पे अगर बात करेंगे कैलोरी मापदंड की किसने प्रस्तुत की थी, तो योजना आयोग ने की थी, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, जिसको मुद्रा कहते हैं, ये मुद्रा की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, वृहद उपक्रम, लघु कृषि उपक्रम, मध्यम उपक्रम या फिर गैर कृषि लघु सूक्ष्म उपकरण, तो मुद्रा के बारे में ऑलरेडी आप हमेशा पढ़ते हैं, तो ये है गैर कृषि लघु सूक्ष्म उपकरण। कभी कभी आपको ना अगर यहां समझ में नहीं आता है तो सीधे आगे जाके इंग्लिश में भी देखना पड़ता है क्या है करके, तो देखिए माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी की बात कर रहा है, तो ये है नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का क्या था, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना एवं आयातों को कम करना। ठीक है, जो हम चीजें बाहर से लेते हैं, आयात करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं चीजों को, उसको घटाने के लिए मेक इन इंडिया लेके आया कि हम देश में चीजें बनाएंगे, अपने देश में ही बना के अपने देश में बेचेंगे, जिससे क्या होगा, हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा बाहर के देशों पे चीजों के आयात के ऊपर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला है, पुनर्नामित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2-3 पेपर में पूछ लिया गया है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो यह नागरिक अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 1955, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, जो आपका अनटचेबिलिटी वाला था ना अपराध अधिनियम 1955, इसको अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, जीएपी तथा जीडीपी के अंतर को क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो ये कहा जाता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अगला है, भारत सरकार द्वारा, अगला है 44वां, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे संवर्धित संरक्षण मिशन कार्यक्रम किस वर्ष में स्वीकृत किया गया था, ये किया गया था जून 2024 में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट रहेगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन सा भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसल है जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती है। देखिए भूजल, जो पानी पे हम डिपेंड ज्यादा फसल कौन सी होती है, आप लोग खेतों में रोपी लगाते हैं, ठीक है, रोपी कहते हैं हम लोग, रोप लगा रहे हैं, ठीक है, तो चावल में लगाते हैं, धान को जब रोपते हैं तो चावल अच्छी खासी पैदावार होती है उसमें, क्योंकि पानी में चीजें होती है। गन्ने में भी अगर देखिए, गन्ना उत्तराखंड में तो दो ही डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, उधम सिंह नगर और खासकर बात करूंगा हरिद्वार में, फिर भी इसके लिए भी ना पानी बहुत चाहिए होता है, क्योंकि आप लोग गन्ना जब खाते देंगे ना, गन्ने का रस निकलता है, वो सब पानी से ही बनता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चावल और गन्ना। नहीं भी पता था क्वेश्चन तो ऐसे चिलेट कर सकते हैं। अगला है, बांज, एक चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटबंधी की प्रमुख प्रजातियां हैं। देखिए बांज हो गया और चेस्टनट हो गया, ये किससे है, ये कहाँ पे होते हैं, हिमालय में होते हैं, तो हिमालय आंध्र पर्वतीय वनों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 47वां, निम्न में से कौन सी भारत की एक नकदी फसल नहीं है। देखिए नकदी फसल नहीं है कह रहा है, गन्ना नकदी फसल में आता है, कपास नकदी फसल में आता है, जूट नकदी फसल में। अब नकदी फसल क्या होती है ये पता होगा आपको, नकदी फसल है वो होती है जिससे हम अपने यूज के लिए नहीं रख सकते ऐसे, मतलब ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं ऑलरेडी, क्या कर रहे हैं उसको बेचने के लिए, ठीक है, या उसका बैक करने के लिए। जैसे गेहूं क्या होता है, गेहूं आप बेचते हुए घर में भी रखते हैं, चीजें हो जाती हैं, बट जूट से क्या करेंगे, आपके पास मशीनें नहीं है तो जूट से क्या ही करेंगे। कपास से आप खुद तो रुई बनाएंगे नहीं, गन्ने से खुद तो गुड़ बनाएंगे नहीं, आपको कहीं ना कहीं बेचनी चीजें बननी पड़ेगी, तो ये होती है। ठीक है, तो याद करने के लिए ये ट्रिक अच्छी है आपके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि
गेहूं एक नकदी फसल नहीं है, बाकी तीन ये गन्ना, कपास, जूट क्या है नकदी फसल होती है। अगला है काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप से मिलती है। अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी के जाते हो ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, तो यहाँ पे आपको ना एक ज्वालामुखी मिट्टी या फिर काली मिट्टी या फिर मिलती है, जिसको आप लेगुर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछता है बहुत बार कि ब्लैक सॉइल किसके लिए उपयोगी है, तो कपास होता है, यहाँ पे कपास की अच्छी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, ये जैसे बारिश होती है दलदली हो जाती है, और सूखने पे इसमें क्या ड्रॉट पड़ जाती है, इसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं। ठीक है, दरारें पड़ जाती है, तो चिपचिपी टाइप की मिट्टी होती है, और ये कपास के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो महाराष्ट्र आपका ऑप्शन बी रहेगा। अगला है चंबल नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है। चंबल नदी आपकी अगर आप देखते हैं, ठीक है, चंबल यहां से आती है, राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है। तो सिंगरौली क्या है, एक कोयले की खान भी है, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 51वां है, निम्न में से किसे सह्याद्री हिल भी कहा जाता है। तो भारत के वेस्टर्न पार्ट, ये जो रीजन है ना, इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो पश्चिम घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको मालाबार तट भी कहते हैं, और ये वाला आपका कोरोमंडल तट होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना, ईस्टर्न साइड कोरोमंडल तट, वेस्टर्न वाला मालाबार तट आपका। 51 का बी। 52वां है, देखिए क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है। अब होने को देखिए सबसे ज्यादा बात करेगा तो केरल की है, बट केरल ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपका यहाँ पे 94 के अराउंड है, यहाँ पे मिजोरम की, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला है निम्नलिखित देशों में किसकी सर्वाधिक सीमा भारत साझा करती है। देखिए भारत के साथ सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करती है वो बांग्लादेश से करती है, जो कि 4200 किलोमीटर के आसपास की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछा गया है। ठीक है, कहीं लेंथ पूछ लेता है, कहीं कौन सा देश पूछ लेता है, कभी ऑर्डर पूछ लेता है कि घटते से बढ़ते क्रम लगाइए, इस टाइप से। ठीक है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश और सबसे कम बोलेगा तो वो आपका अफगानिस्तान होगा भारत के साथ। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है एग्जाम में। अगला है 54वां क्वेश्चन है, वर्ष 1991 में गठित कर सुधार, देखिए टैक्स रिफॉर्म की जो समिति बनी थी ना, उसके अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं, मैंने इससे पहले एक इंपॉर्टेंट जो समिति आती है उसके ऊपर वीडियोस बनाया हुआ है 10 मिनट का, आप देख सकते हैं। तो राजा चिल्लिया समिति बनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राजा चिल्लिया समिति बनी थी, जो उसका संबंध कर सुधार से था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत याद रहता है मुझे। आगे बढ़ते हैं आगे। 55वां है, कर्क रेखा निम्न राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है बीचों बीच से, पर मणिपुर इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा बिल्कुल। ठीक है, आगे है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर क्या है। तो बांगर एक प्रकार से पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको बांगर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। अगला है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, जो नदियां दी है ना, एक तो पूछता है कि भारत की सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, एक होता है निम्न में से। मतलब ये क्वेश्चन बहुतों को कंफ्यूज करता है, मुझे बहुत बार कमेंट भी आते हैं, लोग कहते हैं कि सर ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दूसरा है। नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न जो दिए हुए हैं इनने, ठीक है, इनमें से पूछता है नदी बेसिन, ये नहीं पूछता कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो याद रखना, निम्न में कह रहा है तो सबसे जो 4 दी हुई है इनमें से महानदी का सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट रहने वाला है यहाँ पे। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण। देखिए यूकेपीएससी के आप कोई भी एग्जाम देते हैं ना, वहां पे कोपेन क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, हमें डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोपेन क्लासिफिकेशन 8 टाइप के इनने क्लासिफिकेशन दिए थे यहाँ पे। तो इसमें एडब्ल्यू की वजह से सी, जैसे बात करूंगा ई की बात करेगा तो जो पर्वतीय, हमारे जो पर्वतीय राज्य माउंटेन वाले, ठीक है, उसकी बात करता है। सीजी की बात करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की बात करेगा, जहां पे हमारा यूपी वाला पार्ट आता है। अब यहाँ पे एडब्ल्यू की बात कर रहा है, तो एडब्ल्यू में आता है उसने कटबंधीय सवाना तुल्य जलवायु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। कभी कभी स्टेट पूछ लेता है, अभी गूगल पे जाएंगे आप लोग, सिंपल लिखना इंडियन कोपेन क्लासिफिकेशन लिखोगे ना, उसमें आपका पूरा मैप बन के आ जाएगा। वहां पे डिवाइड ऐसे डिवाइड किया होगा जैसे मैप बना है ना भारत का, ठीक है, ऐसे मैप बना होगा भारत का। तो इसमें दिखा दिया होगा, यहाँ पे ई की बात करेगा ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे सी की बात करेगा, यहाँ पे एडब्ल्यू की बात करेगा, यहाँ पे आपका GH की बात करेगा, जहां पे हमारा क्या होते हैं एरिड रीजन होता है राजस्थान वाला, तो यहाँ पे अलग दिखाएगा। तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, आपको बना लेना है, एक बार देख लेना है। ठीक है, उसको बना के 1-2 बार देखेंगे ना, आपको चीजें सामने याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर कभी आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होने वाला है। आगे मैं वीडियोस कराऊंगा जहां पे मैं चीजों को प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन लाऊंगा, ज्योग्राफी के लाऊंगा, इकोनॉमी के लाऊंगा, पॉलिटी के लाऊंगा, तो आपको वहां पे चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। तो वहां पे मैं डिटेल में कराऊंगा। अभी हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैं समझाने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस वर्ष भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। स्ट्रीम में पढ़ते हैं आप लोग, 1872 में पहली जनगणना हुई थी।
ठीक है। अगर नियमित रूप से बोलेगा जनगणना कब स्टार्ट होती है, नियमित रूप से 1881 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत सबसे सर्वाधिक है। तो बात करेंगे तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ है ना आपका, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगला है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। हम दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार में आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है। इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट दो चीजें हैं। ठीक है। अगला है यहाँ पे जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो जोजिला टनल की बात करेंगे, जोजिला पास की बात करेंगे तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है। अगला है राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस नगर में स्थित है। इससे पहले यूकेपीएससी का आरओ का एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा था आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था, जैसे फिर यहाँ पे ठीक करो, देखिए यहाँ पे है ना राजा भोज हवाई अड्डा, राजा भोज ये भोपाल में देखने को मिलता है। इससे पहले आपका एक क्वेश्चन होलकर, हाँ होलकर कहां पर है, तो होलकर इंदौर ये मिलता है, आप ये भी एमपी में ही है। होलकर स्टेडियम भी है और होलकर एक एयरपोर्ट भी है। ठीक है। तो याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है। ठीक है। तो ये है आपका नीति आयोग। ठीक है। तो नीति आयोग है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है। 64 का ए रहेगा आपका। अगला है 65वां क्वेश्चन है, देखिए इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है। तो इस मेरी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लिख देता हूं यहाँ पे। अगला है निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। पारित की बात करेगा तो 2013 की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है। अगर घाटी की बात करेंगे तो ये कश्मीर घाटी देखने को मिलेगी। दून घाटी नहीं है, दून में एग्रीकल्चर लैंड काफी कम है, तो सबसे बड़ी है कृषि योग्य घाटी जो है वो आपके कश्मीर देखने को मिलती है। अगला है उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखिए एक जिला दो उत्पाद आपने पढ़ा होगा, वहां पर भी उत्तरकाशी के हरसिल में, उत्तरकाशी में काफी ज्यादा अच्छी लेवल पे हरसिल का जो सेब है काफी फेमस है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरकाशी हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्न श्रेणियों में से कौन एक ट्रांस हिमालय श्रेणी नहीं है, कह रहा है। देखिए पीर पंजाल, जास्कर रेंज, काराकोरम रेंज और कैलाश रेंज। ठीक है। इन सब में से कह रहा है कि कौन सा ट्रांस हिमालय श्रेणी का नहीं है, तो पीर पंजाल ट्रांस हिमालय श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उत्तराखंड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, हर किसी ने पढ़ा होगा आपका, ये देखने को मिलता है अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय अन्य विश्लेषण प्रयोगशाला। अब देखिए अभी हम 70 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, ये 5वां क्वेश्चन है जो आपको ये पूछ लिया गया कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है करके। ठीक है। तो ये भी यूकेपीएससी की एक चीज होती है, ये क्वेश्चन ना अपने उसी पैटर्न में पूछता है जो पूछता रहता है। तो इस बार ये पूछा है, अगली बार कुछ और पूछेगा, पूछेगा जरूर। ठीक है। डीवी पूछते हैं, जैसे हमने अभी पंचायती राज वाला देखा था, ऐसे आपको पढ़ने हैं। तो देखिए केंद्रीय अन्य विश्लेषण प्रयोगशाला की अगर बात करेगा तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। अगला है किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम देखने को मिलती है। पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर बिहार में। तो आपको मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता वो सबसे कम देखने को मिलती है। अगला है यहाँ पे उस व्यक्ति, यहाँ पे देखिए रंधावा ने भारत को कितने बृहद कृषि प्रदेशों में व्यक्त किया था। किसने? रंधावा जो थे, उनने भारत को कितने कृषि प्रदेश की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये इनके द्वारा किया गया था 5। अगला है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूकेपीएससी के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कोई यहाँ पे सरप्राइज क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। यह है कैप्टन डीन सॉ। अगला है भारत के चंद्रयान मिशन। देखिए अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था उस टाइम पे, तो करंट अफेयर ने पूछ लिया था। भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन थे। ठीक है। तो ये देखने को मिलते पी बीर मुथवेल। ठीक है। अगला है 75 निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व कौन सा है। ये सबको पता होगा आपको सिलिकॉन की चिप के बारे में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। समाचारों में देखी गई V2X तकनीकी संबंध है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होता है यूकेपीएससी के एग्जाम के लिए। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर अगर देखिए 100 क्वेश्चन अगर जीएस के पूछ रहा है अगर यूकेपीएससी, वहां पे 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर को डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। इसलिए कह रहा हूं इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर को आप मंथ वाइज करते रहना, आगे जब भी आपका एग्जाम हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए मैं वीडियो भी बनाता हूं, आप वो भी देख सकते हैं या आप कोई मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। और दूसरी जगह से भी देखते हैं, बट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है करंट अफेयर। तो देखिए V2X अगर तकनीकी की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध है ऑटोमोबाइल से। अगला है रडार का पूर्ण रूप क्या है। सिंपल क्वेश्चन है। तो रडार का, ठीक है, तो देखिए रडार की फुल फॉर्म देखेंगे तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। कहां पे लिखा हुआ है? रेडियो डिटेक्शन,
हाँ ये लिखा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ठीक है, 78 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर या फिर प्लॉटर। तो इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच के स्क्रीन क्या है, एक आपका इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फायरवॉल का उपयोग करते हैं सुरक्षा के लिए। ठीक है, फायरवॉल लगाई जाती है जिसकी कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अगला है, भारत में आधुनिक कृषि के जनक कौन है? तो भारत में कृषि के जनक बोलेंगे तो एम.एस. स्वामीनाथन, इनकी लास्ट से डेथ भी हो चुकी है, तो इसलिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला है 81वां, वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। तो वर्गीज कुरियन कौन थे, इनको क्यों हम जाना जाते हैं? तो जो भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था, श्वेत क्रांति आई थी, इसके लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, वर्गीज कुरियन को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमने 20-30 मिनट में 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम बात करेंगे एफटीपी, तो एफटीपी का प्रयोग क्या होता है? यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? ये आपका आपने फिजिक्स के अंदर कभी पढ़ा होगा और आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा। तो लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के रूप में कह रहा है। तो यूनिवर्सल गेट हम किसको मानते हैं? ये मानते हैं हम नैन को, NAND। ठीक है, अगला है 84वां, निम्न में से कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है? अब देखिए, अगर यहाँ पे एक मिनट रुकेंगे हम लोग। अगर आप लोग यूके ट्रिपल एस की तैयारी करते हैं ना, तो आपको वहां पे हिस्ट्री देखने को नहीं मिलती है। सॉरी, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, साइंस। ठीक है, गलती से हिस्ट्री निकल गया, साइंस। बट आप यूके पीएससी के एग्जाम देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन वहां पे साइंस के देखने को मिलते हैं। तो वो भी कौन से, 10 तक की जो साइंस होती है। तो आपको 10 क्वेश्चन साइंस, अगर आपको साइंस बैकग्राउंड है ठीक है, बट नहीं है तो आपको कंप्यूटर और साइंस को मिला के 15 क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं। तो आपको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, बट वो 10 तक की आती है। आप ल्यूसेंट का जो साइंस की बुक आती है वहां से भी कवर इसको कर सकते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है? तो ये कौन सा करता है? ये करता है आपका टेमवर्म, जिसको हम फीताकृमि कहते हैं। ठीक है, अगला है, खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही होती है, तो इसका मतलब क्या है? अब कभी आपने देखा होगा ना, आप खाना बनाते हैं तो बर्तन जो होता है वो काला पड़ जाता है, तो उसका रीजन क्या होता है? भोजन पूर्णतः नहीं पक रहा है, क्या ये रीजन होता है? क्या ईंधन गीला है, ये होता है रीजन? या ईंधन पूर्णतः नहीं जल रहा है, ये रीजन होता है? या फिर ईंधन पूर्णतः जल रहा है? तो देखिए, काला होने का मतलब ये होता है ना कि वो ईंधन पूर्णतः नहीं जल रहा है, इसलिए वो बर्तन को काला कर दे रहा है। क्लियर है? अगला है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन में होता है, किसमें होता है? इसकी बात कर रहा है, ये होता है यीस्ट में। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन यीस्ट में होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन से होते हैं? तो देखिए, जो साइटोकाइनिन होते हैं ना, वो आपको क्या पादप हार्मोन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत द्वारा ओजोन परत द्वारा किन हानिकारक किरणों का अवशोषण होता है? अवशोषण करती है ओजोन परत, किसकी करती है? गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, इसको ओजोन क्या करती है? किरणों को अवशोषण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, ये आपको कौन सी देखने को मिलती है? तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जो उसी को। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए, इसमें ये होता है ना, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते वहां पे तो उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 200 नंबर जीएस है। ठीक है, मेरिट तो 200 नहीं जाने वाली, 100 नंबर की हिंदी भी है, 300 नंबर का पेपर है। तो ये तो नहीं है कि आपको 270-80 नंबर आने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर इस पेपर को इसकी देखी होगी कट ऑफ, तो आई थिंक 225 के आसपास रही थी कट ऑफ, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि आपको सब क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको छोड़ भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अभी तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ सकता है, मतलब पहले की कट ऑफ बता रहा हूं, वो तो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है। हम कट ऑफ तो बिना पेपर के कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ ये है कि आपको 300 में से 100 नंबर की हिंदी है, 200 नंबर की जीएस है, बाकी रीजनिंग वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। तो 300 में से एटलीस्ट 230-235 टच करने का ट्राई करेंगे आप लोग। अगला है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं हो सकता है? तो नवीकरणीय कौन सी नहीं होगी? सिंपल है ये तो, आपका कोयला और दूसरा आपका पेट्रोलियम। बाकी नवीकरणीय में कौन सा? जैव भार और सूर्य का भार तो आएगा आपका। ठीक है, तो नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन 1 और 4। तो 1 और 4 कहां पे दिया हुआ है? 1 और 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ट्यूबलाइट में चोक का उद्देश्य क्या होता है? जो ट्यूबलाइट होती है ना, उसमें चोक देखने को मिलती है, तो क्या होता है? तो वो क्या करता है? वोल्टेज को क्षणिक रूप से बचाने के लिए इसको यूज करते हैं, चोक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट पानी पी लेता हूं, गला सूख गया है। चलिए, 92 है, स्थिर वैद्युत अवक्षेषण का उपयोग व्यापक रूप से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? यहाँ पे ये क्या आता है? PM10 के लिए किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का जीवाणु होते हैं? ठीक है, तो देखिए, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करेंगे ना, तो ये आपको मटर में देखने को मिलती है। किसमें? मटर में।
94 है इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। जो आईसी है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है, जो आईसी, इसको हमने किसकी कौन सी पीढ़ी में यूज किया था? दूसरी, तीसरी, पहली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसको यूज किया गया था आपका तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर की थी? तो ये आपको किसे मिलती है? महाभारत में देखने को। तो महाभारत में हमें देखा होगा, महाभारत ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सुबाहु नरेश की राजधानी कहां थी? श्रीनगर थी। हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत ने की गई थी। कमेंट में बताइए 1913 में हुई थी या 1903 में हुई थी? आपको लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पर्वतीय राज्य ये जो स्थापना हुई थी इसकी, ये हुई थी 25 जून 1967 को पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई थी यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? तो डोला पालकी जो आंदोलन है उसका संबंध है दलित समुदाय से। 99 है, निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई थी? तो नैन सिंह रावत को पंडित की उपाधि दी गई थी, जो कि हमारे सर्वेयर थे एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100वां क्वेश्चन है, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो खीराकोट आंदोलन हुआ था किस संबंधित था? ये खनन से संबंधित था। तो इसको लीड किसने किया था? ये किया गया था राधा बहन के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 100 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो इसमें आप एक चीज आपको आइडिया मिला होगा कि चीजें कहां से पढ़नी है, क्या क्या यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और आपको ये पैटर्न ना हर पेपर में देखने को मिलेगा। आपका कोई भी एग्जाम हो यूपीपीएससी को, इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को वहां पे मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, 101 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहां स्थित था? ठीक है, अगर कत्यूरियों की हम बात करते हैं तो ये जोशीमठ में देखने को मिलता है। किसके द्वारा शासन में कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? तो गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं किसको कहते हैं? तो जगत चंद के टाइम को गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा काफी अच्छे काम किए थे उस टाइम पे। 103वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कुमाऊं में गुरखाओं द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कुमाऊं का जो गुरखाओं के समय पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था ना, तो जोगा मल्ल महल के द्वारा किया गया था। यहाँ पे जोगा मल्ल महल साहब आपको याद रखना है। मैंने जो आपको एक सीरीज करवाई थी, अजय रावत जी की बुक की सीरीज करवाई थी, ठीक है, हिस्ट्री की, तो उसमें ये सब क्वेश्चन है, वहीं से क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, उसको शॉर्ट में देखना, क्योंकि अजय रावत जी की बुक काफी मोटी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ना है या बोरिंग लग रहा है, वैसे तो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि अच्छी बुक है। आपको बहुत सी एडिशनल चीजें मिलती है। कभी आप पीसीएस का इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं या आप मेंस लिखते हैं, तो वहां पे बहुत सी एडिशनल चीजें आपको देखने को मिलती है, जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है? तो देखिए, अपना पराया, पाट कट्टी, चाला, पक्की पौड़ी, ये सब हम बात करेंगे अगर, तो उसमें चाला भी आता है, बात कट्टी भी होती है, अपना पराया, बट पक्की पौड़ी वहां पे नहीं होती है। बाकी चाला आता कहते हैं, मतलब पति को चाला कहते हैं। बात कट्टी, अपना पराया, जब जहां पे क्या कहते हैं कि इनकी जब सगाई वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना। बात कट्टी मतलब पूरी बात फिक्स हो चुकी है, इस टाइप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? ये भी क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आभूषण वाला। तो देखिए, धागुले, गोखले, पोंछी, मूर्खली, इसमें से कौन सा कह रहा है कि कहां नहीं पहना जाता है? हाथ में नहीं पहना जाता कह रहा है। ठीक है, तो देखिए, धागुले हाथ में पहनते हैं, गोखले भी, पोंछी भी, पर मूर्खली हाथ में नहीं पहनी जाती है। ठीक है, पोंछी वगैरह तो लड़के को पता ही होगा, शादियों में पोंछी तो और भी सब पहनते हैं। धागुला भी पहले के लोग पहनते थे। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? तो ये ठुलखेत होता है। अगर आप पिथौरागढ़ के आसपास, असोट के आसपास जाते हैं ना, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है ठुलखेत करके। ये आपका क्या है? गीत भी है। एक ठुलखेत एक गीत भी है और एक आपका डांस फॉर्म भी है। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आगे है, देवीधुरा के प्रसिद्ध बगवाल मेले में, आप देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया था यहाँ पे। बगवाल मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा में लगता है। हर वीडियो में आता हूँ, डीडी शर्मा की बुक पढ़ाई थी मैंने, वहां पे भी आपको जो बताई थी। तो यहाँ पे ना 4 खाम होती है, वो 4 खाम आपस में क्या करती है? एक दूसरे के पत्थर से पासा युद्ध होता है। ठीक है, तो लगमड़िया खाम भी है, चम्माल खाम भी है, बालिक खाम भी है, पर लटवाल खाम उसमें नहीं होती है। ठीक है, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? ठीक है, तो राहु मंदिर आपको डांगरसिरा पैठानी में देखने को मिलता है। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? और ये क्वेश्चन भी यूकेपीएससी हर पेपर में क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका ब्राह्मणी लिपि में देखने को मिलता है। ठीक है, लिपि की बात कर रहा है। ठीक है, तो ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला 110वां, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक, और एक बुक आपको देखनी है, क्योंकि एक बुक आपको यूकेपीएससी के पेपर में देखने को मिलती है। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है, ठीक है, ये किसका लिखी गई है? आपको पता होगा, पातीराम के द्वारा। गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक कौन है? तो ये है सनंद कुकरेती जी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे। 112वां है, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था? तो लोकरत्न कुमानी पंत इनको कहते थे, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका बिल्कुल राइट।
अगला है निम्न में से कौन सा एक वायु या सुदृढ़ वाद्य यंत्र नहीं है? तो वीणा। ठीक है, तो देखिए ये तीनों हो गया। अब जैसे भकोरा, रणसिंगा, नागफनी, ये क्या है? सुदृढ़ वाद्य यंत्र है, बट वीणा यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन किसके संबंध, देखिए अब क्वेश्चन ये पूछता है, कौन राधा बहन के बारे में पूछ लेता है, या फिर ये कह सकते हैं कि हम गौरा देवी के बारे में पूछ लेता है, या बहुगुणा जी के बारे में पूछ लेता है, बट यहाँ पे इन्हें ये पूछ लेगा था कि चिपको आंदोलन किसकी चीज ऊपर बढ़ा था, मतलब कौन स्टार्ट क्यों हुआ था? ये सबको जंगल के सबको पता है, जंगल, और वो जंगल के लिए जंगल क्यों काट रहे थे, क्वेश्चन ये है यहाँ पे। ठीक है, तो साइमंड स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री थी एक यूपी के अंतर्गत, तो इसके लिए इसके प्रतिक्रिया के रूप में इसको काटा गया। ठीक है, क्योंकि ये मतलब जंगल काटे जा रहे थे, तो इसके विरोध में वो आंदोलन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, 115वां है उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% कब बढ़ाया गया था? तो 2008 की बात है, खंडूरी जी की जो सरकार थी उस टाइम पे 50% इनके लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पे किया गया था। अगला है यहाँ पे वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 में किस प्रदेश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की थी? ठीक है, तो देखिए 1864 में वन विभाग की स्थापना होती है, पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा, पर किस देश के विशेषज्ञों के तौर पे? ठीक है, ये है आपका जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कितनी सीटें थी? ठीक है, तो ये 22 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। अगला है उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन था? तो देखिए अभी टोटल 11 नगर निगम है। अब यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र पहली, अभी तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ भी आ चुका है, पर एक क्वेश्चन 2023 का था, तो वहां पे श्रीनगर था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, अगला है कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ था? ठीक है, तो ये कब आए थे? ये आपको देखने को मिलता है 1917 के आसपास। अगला है गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता था। तो देखिए गोरखाकालीन मैंने जितने भी कर थे करवाए हुए हैं, चंद्रकालीन भी करवाए हुए हैं, तो याद एक बार वीडियो देखे ना, सलानी, मांगा, मिझारी या कुसही। तो जो मांगा कर था ये आपको पता है युद्ध के टाइम में मांगा जाता था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये चमड़े की वस्तुओं पर कह रहा है, ये था आपका मिझारी कर। अगला है ट्रेल के द्वारा 1833 में कहा देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? ये अल्मोड़ा में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाएगा आपका। ठीक है, 122वां है सैयद या फिर सैयद जागर में परिलक्षित होता है? कबीरपंथ, हिंदू मुस्लिम एकता, सैदनाली, पांडुलिपि या फिर यह सभी? तो ये किसमें होता है? ये सभी में होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, 123वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर आपको कहां है? लेस डाउन में देखने को मिलता है। तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये है बलभद्र सिंह नेगी जी है, तो इनको यहां इसका श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है? भागीरथी खरक, गंगोत्री, संतोपंथ या फिर मिलम? तो ये कौन सा था? ये आपका गंगोत्री है। अगला है लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो लघु हिमालय को दून से जो अलग करता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुख्य सीमा थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। अगला है यहाँ पे उत्तराखंड के निम्न नगरों में कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था? नगर निगमों की हम अगर बात करते हैं तो पहली बार अस्तित्व में कौन आया था? ये देखने को मिलता है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न नगरों में कह रहा है, नगर की बात करेगा अल्मोड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नगर निगम नहीं, खाली नगरों की बात कर रहा है। उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के रूप के निकट है? तो जहां से काली नदी का उद्गम होता है ना, जिसको हम बाद में शारदा भी कहते हैं, इसके निकट कौन है? डिपो लेक है। डिपो द्वारा काफी न्यूज में रहता है, आप सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, ये आपका जो नेपाल के साथ काफी है, यहाँ विवाद चलता रहता है भारत का। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था, क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है, नेपाल ने अपनी करेंसी नोट, जैसे हमारे गांधी जी को दिखाते हैं या फिर जो पुराने नोट में हम यहाँ पे हम्पी को दिखाते हैं, चंद्रयान को दिखाते हैं 2000 के नोट में, तो वहां पर भी क्या है कि डिपो लेक को इन्हें दिखा दिया है अपने उसमें काला पानी को। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट काफी ज्यादा इसके ऊपर विवाद चल रहा है अभी, तो कहीं ना कहीं आगे एग्जाम बन सकता है, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो विवाद में चीजें रहती है करके। ठीक है, अगला है 128वां निम्नलिखित में से वर्ष जिस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में, सॉरी 1830 में आपको देखने को ये मिलता है यहाँ पे। ठीक है, सो 128 का ए रहने वाला है। अगला है निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजून खुरपाताल क्षेत्र में संबंधित है? ठीक है, तो ये कौन सा है? ये आपका डोलामाइट है। देखिए क्वेश्चन ज्यादा है, आपको ये बोर लग सकते हैं, बट देखिए एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है सीरीज, आपको पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। इसलिए मैं आप लोगों की मेहनत भी कर रहा हूं कि जो नए बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम पीसीएस का एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर, जिसने आज तक एग्जाम नहीं दिए, ये को एग्जाम नहीं दिया, तो आप लोगों को पहले पैटर्न समझना है, खाली तैयारी नहीं करनी है। जो एग्जाम आप देते हैं ना, उसका आपको पैटर्न पता होना चाहिए। जब आप पैटर्न को समझेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, तो फिर तैयारी करेंगे ना। तो इसलिए आपको देखना है। इस वीडियो को आप चाहे
एक 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में देखो चाहे 3 पार्ट में देखो, बट इसको देखना कंप्लीट है आपको, ठीक है। निम्न घाटी नदी घाटी परियोजनाओं में कौन टॉन्स नदी से संबंधित कह रहा है। अब टॉन्स नदी से जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं ये कौन सी ये है यहाँ पे, तो ये आपको खोदरी देखने को मिलती है। 131वां है, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है। अब देखिए, अगर हम उत्तराखंड का मैप बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से उत्तराखंड मैप है, तो यहाँ पे उत्तरकाशी तिब्बत के साथ, चमोली तिब्बत के साथ, पिथौरागढ़ नेपाल के साथ, इसके साथ, और यहाँ पे तिब्बत के साथ, यहाँ पे चंपावत नेपाल के साथ, उधमसिंह नेपाल के साथ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आंतरिक, यहाँ पे कौन सा देखो, उत्तरकाशी बनाता है ऑलरेडी, चमोली बनाता है, पिथौरागढ़ बनाता है, बट अल्मोड़ा आंतरिक जिला है, ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर डी। इसलिए मैं कहता हूं ज्योग्राफी में आपको मैप अच्छे से पढ़िए। अगर आपने मैप अच्छे से पढ़ लिया, रट लिया, तो आपको आधी ज्योग्राफी की चीजें कवर हो जाएंगी वहीं पे, ठीक है। समझना है, रटना भी नहीं है, समझना है बस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो इन सब में अगर ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं तो ये देखने मिलती है आपको चौखंबा पर्वत। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन उत्तराखंड में नहीं है। देखिए, नंदा देवी उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कान्हा यहाँ पे नहीं है उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई थी। तो उत्तराखंड की हम बात करते हैं कृषि नीति की, तो 2011 में आपको देखने को यहाँ पे ये मिलती है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरक्स का आयात किया जाता, तो ये तिब्बत से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 136वां है, भारत के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड की रैंक क्या थी। तो ये इंडेक्स करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, ये था आपका 7वीं रैंक। उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान का संबंध किससे है। तो मुक्ति की अगर बात करते हैं तो मुक्ति का संबंध है बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास जो होम स्टे योजना है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब देखिए, कुछ भी नहीं पता था, सिंपल एक ही याद रखना हमें भी, यह योजना 2017 की थी, नहीं ये गलत है आपका, ये 2018 की थी। पहला क्वेश्चन गलत मिल गया, टिक करो, आगे बढ़ो, आगे पढ़ो भी मत आओ आगे, ठीक है, बट आगे इसको पढ़ लेना। एक बार देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 50% अधिकतम 15 लाख अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। मैदानी क्षेत्रों की बात करेंगे तो 25% दिया जाता है, 7.5 लाख के अनुदान। और इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार उपलब्ध कराकर स्थायी लोगों को आर्थिक स्थिति मजबूत कर सुधारना, ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला है, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति कितना है। तो ये 135 लीटर है, ठीक है। घटता बढ़ता रहता है, ये आपको लेटेस्ट डेटा देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी कौन सा कह रहा है। तो नोडल अधिकारी की हम बात करेंगे किसके लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की यहाँ पे बात चल रही है, तो इसके लिए होगा आपका आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 141वां है, उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई थी, ठीक है। तो अभी उत्तराखंड में जो चल रही है आपको पता है, एक जिला दो उत्पाद, एक जिले के दो उत्पादों को यहाँ पे चीजें प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। संबंध है इसका अक्टूबर 2021 से लागू हुई थी। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में एमएसएमई टूल रूम, तो याद रखना एमएसएमई टूल रूम कहां पे बनाया गया ये याद रखना, तो सिटकुल सितारगंज में है, ये आपको देखने को मिलेगा। 142 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि व्यवसाय विकास केंद्र ग्राम्या 2 योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभाग में स्थापित है। नाचनी, डोबलिया, फलियाट या फिर घिबरा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका नाचनी में, तो नाचनी पिथौरागढ़ जगह है जो वहां पे देखने को मिलेगा। ये देखिए बजट, उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे बजट पे काफी फोकस करते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। तो देखिए अभी तो फिलहाल आपको पुराना ही पढ़ना है, बट अगर फरवरी में बजट आ जाएगा, अगर एग्जाम आपका मई जून में होता है तो आपको नया लेटेस्ट पढ़ना पड़ेगा बजट। बट अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं वो 1 साल पुराना होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो पुराना जा चुका होता है उसका लेखा जोखा होता है वो सरकार देगी वहां पे, तो वहां पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बट अगर फरवरी मार्च से पहले जो एग्जाम है उसके लिए आपको पुराना पढ़ना पड़ेगा, याद रखना इसको, ठीक है। तो 2023-24 की अगर ऋण को भुगतानों को छोड़कर हम अनुमानित कुल व्यय की बात करते हैं उत्तराखंड बजट 2023-24 में, तो ये कितना था, ये था आपका 66,179 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। और उत्तराखंड में जो जनगणना जो चैप्टर है उसको पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन आता है जनजाति वाला और जनगणना वाला। तो कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम। अब देखिए सबसे कम जो जनगणना घनत्व है वो उत्तरकाशी में देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो हरिद्वार में देखने को मिलता है, ठीक है। और टोटल कितना है 189 है औसत की बात करेंगे तो, क्योंकि 30 बढ़ा हुआ था 2011 में। 2001 की अगर बात करेंगे तो ये आपका 159 था। 2000 अगर मैं 11 की बात करता हूं तो 189 है।
ये हो गया क्लियर। अब सबसे कम कहाँ पे है, वो उत्तरकाशी में है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है आपका पिथौरागढ़, सॉरी हरिद्वार में देखने को मिलता है। अब बात आती है कि जो यहाँ पे दिए हुए हैं इनका हमको आरोही क्रम लगाना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम कह रहा है, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो सब कुछ भूल जाओ, इसको कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो, क्योंकि मैंने कहा सबसे ज्यादा कहां पे कहा, हरिद्वार में कहा था। और देखिए ऑप्शन नंबर एक ही में हरिद्वार दिया हुआ बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में लास्ट में हरिद्वार चमोली था। यहाँ ऑप्शन बन गया यहाँ पे बिल्कुल सही। एक भी पता था ना तो आपने आंसर कर दिया। पर आपको बस यही एलिमिनेशन मेथड लगानी है एग्जाम में, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बढ़ते आगे की तरफ। देखिए ये चीजें ऐसी होती है ना, ये आपको जब पढ़ेंगे ना खुद चीजें समझ में नहीं आएंगी, आप पढ़ते रहेंगे। बट आजकल जो एग्जाम पास निकाले जो भी ना, उससे क्या रहा वो आपको ना यहाँ पे गधा मजदूरी नहीं करनी है, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। टाइम भी बचा आपका, आपने सीधे हरिद्वार देखा और बढ़ते हुए क्रम में बोला था, मतलब सबसे ज्यादा किसका होता, हरिद्वार का होता, तो हरिद्वार एक ही में था हमारा लास्ट में। बाकी चमोली, अलमोड़, देहरादून या चलते रहेंगे आगे, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। 146वां है, उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया था। देखिए मैं फिर से नेलांग वैली अभी काफी न्यूज में है, जहां पे नेलांग वैली के अंतर्गत जो जादून दर्रे वगैरह है, नेलांग वैली को अभी खोल दिया गया था। 1962 में इसको बंद कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया, क्योंकि भारत और इसके बीच युद्ध हुआ, चीन में युद्ध हुआ था 1962 में। क्वेश्चन आपका सी हो गया। तो नेलांग वैली को खोला गया था अभी। तो यहाँ पे अब जो तिब्बती लोग, यहाँ पे सिल्क रूट का पार्ट भी था, जो हर्ष के टाइम पे आपको पता है कि सिल्क रूट था, क्लियर है, सॉरी कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। तो कनिष्क के टाइम पे जो ये हमारा रूट था, ठीक है, सिल्क रूट, जो चाइना से तिब्बत से होते हुए जाता था वेस्टर्न पार्ट के साइड, मतलब जो मिडिल ईस्ट की तरफ जाता था, ठीक है, व्यापार होता था, क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। सब बताया जाएगा, सब आपको अच्छे से बताया दिया जाएगा। बट पहले आप एक चीज देखिए, बाकी में जल्दी आपके लिए प्रॉपर डेली बेसिस पे क्लास लेके आऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे, देखिए आईडीपीएल ऋषिकेश में है, बीएचईएल हरिद्वार में है, बीईएल उत्तरकाशी में है, आईवीआरआई मुक्तेश्वर में है। सब सही है, बट उत्तरकाशी में ऐसा कुछ है नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य संवर्धित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है, कह रहा है। सहकारिता, दुग्ध विकास, बकरियां भेड़ पालन या फिर शिक्षा। तो कौन सा इसके अंतर्गत नहीं है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे शिक्षा नहीं आएगा, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है, 963 है। पहले 962 था, एक की वृद्धि हुई थी। अगर इंडिया के अंतर्गत पूछेगा भारत का कितना है, तो 943 है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। 150वां है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्नलिखित में कौन सा। अभी नोडल अधिकारी पूछा गया था ऊपर, और इसी के अंतर्गत देखिए दो क्वेश्चन एक ही चीज से पूछे हुए हैं, तो कृषि विभाग हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 151 की तरफ। उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई थी। तो उत्तराखंड में अगर आप खनन नीति का चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे पहले ये लाइन लिखी हुई है, उसमें परीक्षा वाणी के अंतर्गत 2001 में आई थी खनन नीति, ठीक है। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 की शुरू की गई थी। किसकी स्टार्टअप नीति जो 2023 शुरू की गई है ना, इसका समय हमको देखना है। देखिए शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल सही है। शैक्षिक संस्थाओं में नवाचार के व्यवसायीकरण के लिए बिल्कुल सही है। महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए बिल्कुल सही है। तो सभी ऑप्शन हमारी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा है। सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सैलाकुई में है, बिल्कुल सही है। एरोमा पार्क काशीपुर में बिल्कुल सही है। मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला भवानी में देखने को मिलती है, ये भी आपका सही है। बट चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं पूछा गया था, ठीक है। अगला है भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2000। अब देखिए ये 2021 की रिपोर्ट थी, अभी 2023 की रिपोर्ट भी आ गई है, जो कि आपकी 24 दिसंबर 2024 को आई थी। तो ये बताइए, देखिए तो उत्तराखंड में इस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वांछित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक था। अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रतिशत में पूछा गया था सबसे ज्यादा। अगर एरिया वाइज था वो पौड़ी का था, इसको याद रखना, वो पहले भी था और अभी भी नई रिपोर्ट में। और दूसरी बात प्रतिशत में 2021 के अकॉर्डिंग नैनीताल था, तो ऑप्शन में नैनीताल दिया होगा इन्हें, ठीक है। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ राइट है। बट अब अगर 2023 के अकॉर्डिंग पूछेगा आपको, तो आपको चंपावत करना है, इसको याद रखना आप लोग। तो अभी चंपावत का बढ़ चुका है प्रतिशत के अकॉर्डिंग, 69% के अराउंड है, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे ना मैंने पहले जब आपको सिलेबस डिस्कस किया था, मैंने कहा था इसमें पूरा थ्योरी आएगा, बट 15 क्वेश्चन इसमें स्टैटिक्स के आएंगे। स्टैटिक्स मतलब जो आप लोग पहले पढ़ते थे, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये चीजें दी होंगी, आपको इनको क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। अब ये मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैथ वाला पोर्सन है, ठीक है। इसको मैं अलग से कराऊंगा। एक ही चैप्टर पढ़ना है आपको मैथ का, एक ही चैप्टर जो आप पहले ही पढ़ते थे, इसको बाद में कराऊंगा। इसको अभी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जितने भी थे, देखिए यहाँ से 155 से लेके 159 तक 4 क्वेश्चन ये थे, और 160 से 64 मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछे गए थे, और 164 तक ये थे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन थे। अब हम आएंगे 165 पे क्वेश्चन। अब देखना यहाँ से एक चीज आपको नहीं मिलेगी, अब यहाँ पे भर भरे करंट अफेयर मिलेगा आपको। तो 165 से लेके 200 तक आपको जीएस भी मिलेगी, बट ज्यादा करंट अफेयर। तो मैं फिर से कह रहा हूँ 200 नंबर का अगर जीएस का पेपर आता है, तो 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे यहाँ पे।
कितना बड़ा पोर्शन है आप खुद देख सकते हैं करंट अफेयर का यूकेपीएससी के एग्जाम में। और पीसीएस, लोअर पीसीएस में जहां पे 150 नंबर की जीएस आती है, वहां पे आपको इसी में 10 क्वेश्चन कम कर दो, वहां पे 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है यूकेपीएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखिए 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्यों को शामिल किया गया था? तो देखिए अभी करंट अफेयर है, अब आपको ये करना ही करना है। अभी देखे थे 6 सदस्य। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सूत्रानुसार 2022-23 में भारत में इनमें से किस राज्य में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक कहां पे थी? अभी करंट का क्वेश्चन था, ये थी आपकी तेलंगाना में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देखिए उस टाइम पे न्यूज में था, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि लोकसभा द्वारा कितने मतों को पारित किया गया था। तो लोकसभा की बात करेंगे, राज्यसभा दोनों से पास हुआ होगा, पर लोकसभा से कितने मत पड़े थे इसको पास करने के लिए? तो ये पड़े 454। भारत द्वारा अपने नागरिकों को निम्न में से किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था? तो देखिए उस टाइम पे लड़ाई चल रही थी, जो अभी तो भारत ने अपने चीजों को, अपने नागरिकों को वहां से निकाला था, इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन, ये ऑपरेशन अजय इजराइल में। ठीक है, अगला है मैरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण इनमें किसके सम्मान में हुआ था? सब करंट अफेयर था, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। वन लाइन करंट अफेयर करके भी आप चीजें कर लेंगे, और आपको जो करंट अफेयर करवाया जा रहा है मंथली, देखिए मैं दो पार्ट लेके आता हूँ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के मंथ के, जिसमें एक पार्ट में 25 क्वेश्चन, दूसरे में 25 रहते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। 15 मिनट की वीडियो होती है, आधे घंटे में आप पूरा मंथ का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, 2 से 3 बार रिवीजन भी कर सकते हैं मंथ में। ठीक है, तो हर मंथ करवा दिया जाएगा, तो आपको एक टेंशन वहां से खत्म हो जाएगी कि हमें नेशनल कहां से करना है, इंटरनेशनल कहां से करना है। उत्तराखंड भी करवाता हूँ, बट यूकेपीएससी के एग्जाम को खास टारगेट कर रहा हूं मैं, करंट अफेयर ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है इसलिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, अगला है 71वां क्वेश्चन है, हाल ही में 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए थे, इनमें से उत्तराखंड के कितने लोग थे यहाँ पे? तो ये थे 4 लोग, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, आगे है टेलिस्मैन सेवर 23 क्या था? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये था आपका द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था एक। नई दिल्ली में आयोजित 18वीं G20, देखिए अब 2023 में पेपर हुआ था नवंबर में, और सितंबर में यहाँ पे G20 की मीटिंग हुई थी, तो वहां से करंट पूछा था, मतलब 2 महीने पहले का ही पढ़ना है करंट अफेयर। तो बोला गया था कि नई दिल्ली में जो आयोजित 18वीं G20 की मीटिंग हुई थी, इसमें G20 के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे, बिल्कुल सही, आपको ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है नोमैडिक एलिफेंट, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछता है, ये मंगोलिया के साथ एक्सरसाइज होती है नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया की, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, हाल ही में भारत कनाडा संबंध, अब ये भी क्वेश्चन कहा था, देखिए उस टाइम पे क्या हुआ था, पन्नू की डेथ हो गई थी, उसे गोली मार दी गई थी, तो ये न्यूज में था, क्वेश्चन पूछ लिया था वहां पे। तो हरदीप सिंह निज्जर के केस के ऊपर ये चीज चल रही थी। ठीक है, तो आतंकी की हत्या किसी मतलब कौन सा कि भारत कनाडा संबंध में निम्न से किस आतंकी हत्या के कारण कटु हो गए थे, मतलब आतंकी था कौन? हरदीप सिंह निज्जर, इसको वहां पे मार दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सब करंट अफेयर है। ठीक है, फिर से करंट अफेयर देखिए, सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? देखिए सितंबर में, एग्जाम हुआ था आपका नवंबर में, तो करंट अफेयर 2 महीने का पहले का था यहाँ पे, तो ये था मोहिउद्दीन मोइजू। चंद्रयान 3 के लैंडर का, देखिए अब 2023 में ही 23 तारीख को, ठीक है, यहाँ पे अगस्त के आसपास चंद्रयान पहुंचा था। और चंद्रयान की बात अगर यहाँ पे चल रही है तो देखिए लैंडर विक्रम की हम बात करेंगे, तो लैंडर कौन सा था यहाँ पे? लैंडर ही पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी? एक हम देख चुके हैं अभी, इजराइल वाला अजय, अब यहाँ पे कावेरी की बात कर रहा है, तो कावेरी का संबंध था सूडान से। देखिए अब यहाँ पे अभी जो नए हमें मिले हुए हैं क्या नोबेल पुरस्कार, वो आपको पता करने हैं। यहाँ पे देखिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था उस टाइम पे नरगिस मोहब्बती को, तो हर पेपर में पूछा गया था ये कहां से थी करके, तो ये सॉरी ये थी ईरान की थी। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा बन गया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, उस टाइम पे न्यूज में था, तो राजस्थान सरकार। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा राजद्रोह संबंधित थी? अगर राजद्रोह लगता है तो भारत की कौन सी यहाँ पे है? तो ये आर्टिकल 124। देखिए जैसे आर्टिकल 140 सॉरी ये अनुच्छेद नहीं है, ठीक है, ये हमारे संहिता है। 144 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, धारा 144 लगा दी कहते हैं ना, जहां पे 1 से 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो उसमें 124 क्या है? राजद्रोह से संबंधित है। चंद्रयान 3 देखिए डेट पूछ ली गई है, सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कब किया गया था इसके ऊपर? तो ये किया गया 14 जुलाई को, 14 जुलाई गया था ये। ठीक है, एरिस निम्नलिखित में से किस बीमारी का नया रूपांतरण है? यह है कोरोना का। डकार घोषणा, देखिए डकार घोषणा का संबंध किससे था? ये क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में। डकार का संबंध था आपका, ये था जलवायु परिवर्तन से। ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? शतरंज से, अभी भी न्यूज में है तो। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिगो के साथ इनकी चलती रहती है हमेशा, कभी ये जीतते कभी वो जीतते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है करंट अफेयर ऐसे पूछता है यूकेपीएससी। बीमर शब्द इनमें किस संबंधित है? ये खेल से संबंधित है बीमर। ठीक है, ये क्रिकेट से। अगला है निम्नलिखित में से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है?
ये भी करंट क्वेश्चन था वहां पे, ये थी कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जनवरी 2023 में शुरू की गई महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों का पहल भारत और निम्न किस देश के बीच साझेदारी है? ये है अमेरिका के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली तरफ। निम्न में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2023 जीता था? महिला विश्व कप की अगर बात यहाँ पे करते हैं तो स्पेन के द्वारा। जर्क शब्द निम्न में से किस एक खेल से संबंधित है? तो जर्क की हम बात करेंगे तो भारोत्तोलन। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध किससे? हर कोई जानता है, उत्तराखंड के हैं, बैडमिंटन संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में संपन्न एशियाई खेल जो 2023 में संपन्न हुए थे, भारत ने निम्न में से किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? यहाँ पे तो ये जीते गए थे आपके निशानेबाजी में। एक पोलो टीम में कितने सदस्य होते हैं? तो पोलो टीम की अगर बात करते हैं तो इसमें होते हैं 4 सदस्य होते हैं। इलेक्ट्रा गोल्ड कप निम्न में से किस संबंधित था? देखिए कितने करंट में पूछा गया है, वो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रा गोल्ड कप की अगर हम बात करते हैं, यह है आपका टेबल टेनिस से। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा हिंदू स्वराज किस भाषा में लिखी गई है? तो हिंदू स्वराज किसकी बुक है? महात्मा गांधी की है, तो ये लिखी गई है आपकी गुजराती भाषा में। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? बाल गंगाधर तिलक कभी भी नहीं रहे थे। ठीक है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसको माना था? अब देखिए दो चीजें हैं, अगर भारत में बोलेगा सिविल सेवा का जनक तो ये हो जाएगा लॉर्ड कार्निवलिस। ठीक है, और भारतीय सिविल सेना का जनक अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा हमारे वल्लभ भाई पटेल। अगला है, युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहां स्थित है? यह है सैन फ्रांसिस्को में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के, ये मैंने पॉलिटी अभी रिसेंट में हिस्ट्री क्लास करवाई थी, उसमें मैंने ये चीजें करवाई थी। पूर्ण स्वराज कांग्रेस का किस प्रस्ताव अधिवेशन में किया गया था? यहाँ पे ये किया गया था आपका लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस राज्य में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया था? जयपुर को नहीं किया गया, जोधपुर को, बंगाल को, या फिर हैदराबाद को? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंगाल को। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। निम्न में से भारत के किस भारतीय खेल भारती को भारत में चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया था? करंट अफेयर क्वेश्चन था ये भी, ये था सचिन तेंदुलकर। तो आप एक चीज देख सकते हैं, 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट यहाँ पे कर लिए हैं, पूरे अच्छे से कर लिए हैं। आपको एक पूरा आइडिया मिल गया होगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, क्या चीजें आती हैं, क्या नहीं आती हैं, आपको कितना फोकस करना है। अब ऐसे ही मैं और भी आरओ का पेपर करवाऊंगा, और अब रिसेंट में 2025 में आपका लोअर पीसीएस हुआ था, अपर पीसीएस हुआ था, एक आरओ निर्वाचन वाला हुआ था, वो भी करवा दूंगा। 3 पेपर ये हो गए। और 2024 में अपर पीसीएस का पेपर हुआ था, वो करवाऊंगा। 2023 का लोअर पीसीएस सॉरी आरओ है, वो करवाऊंगा। सब क्लियर हो जाएंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो यानी करते रहिए अच्छे से, चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ बता देता हूं मैं, करंट अफेयर आपको देखना है मंथली वाइज। दूसरी चीज, यूके पीएससी के एग्जाम के लिए मैं एक बुक बता रहा हूं जहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ल्यूसेंट एमसीक्यू, वहां से अभी भी क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें पसंद आई होगी। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी वीडियो लगी, और आगे भी आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।